हाय एवरीवन, आप लोगों के बीच आज मैं फिर आपके लिए 20 साइंस के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूँ जो आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो पूछे हुए प्रश्नों पर आधारित इन सारे प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और सारे प्रश्न का डिस्कशन जो होगा काफ़ी शानदार और जानदार तरीके से गहराई के साथ होगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? टेलीस्कोप की खोज पूछ रहा है कि कौन किया था। तो आप यहाँ देख सकते हो, उसका फ़ोटो यहाँ लगा हुआ है। तो आप लोग फ़ोटो देख करके पहचानिए कि टेलीस्कोप की खोज किसने किया था। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि न्यूटन ने किसका खोज किया था। इन्होंने ग्रेविटी का खोज किया था। इसी को हिंदी में कहते हैं गुरुत्वाकर्षण का। तो गुरुत्वाकर्षण का खोज कौन किया था? न्यूटन ने किया था। और जेम्स वाट ने किसका किया था? तो जेम्स वाट ने भाप इंजन का खोज किया था। किसका किया था? भाप इंजन का। भाप इंजन का पूछेगा खोज कौन किया था? तो जेम्स वाट ने किया। गैलीलियो ने किसका किया था? तो दूरबीन का किया था। किसका किया था? दूरबीन ने किया था। हाँ, दूरबीन दूरबीन का किया था। और दूरबीन को ही हम लोग क्या कहते हैं? टेलीस्कोप बोलते हैं। तो और इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, रदरफोर्ड ने किसका किया था? तो नाभिक का खोज किया था। किसका किया था? नाभिक का खोज किया था। तो इन्होंने बताया था परमाणु के भीतर क्या होता है? नाभिक होता है। और परमाणु छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। हम लोग जानते हैं परमाणु जो होता है वह सूक्ष्मतम कण होता है दोस्तों, जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। आप परमाणु के बारे में ये बात याद रख लीजिएगा। फिलहाल इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। टेलीस्कोप का खोज कौन किया था? गैलीलियो ने किया था। टेलीस्कोप को क्या बोलते हैं? दूरबीन बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। दूसरा नंबर का प्रश्न है, कशेरुक रज्जु में से कितनी कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती है? तो कशेरुक रज्जु में से टोटल 31 जोड़ियां तंत्रिका निकलती है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, ये जो 31 जोड़ी तंत्रिका होती है दोस्तों, इन्हें हम लोग मेरु तंत्रिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेरु तंत्रिका भी पूछेगा हम लोग किसको कहते हैं? तो मेरु तंत्रिका भी हम लोग कशेरुक रज्जु को ही बोलते हैं, मेरु तंत्रिका। और इसके बारे में जानते हैं। ये तंत्रिका रीढ़ की हड्डी से निकलती है। क्वेश्चन पूछेगा कि ये कशेरुक रज्जु से जो तंत्रिका निकलती है, ये पूछेगा कहाँ से निकलती है। तो बता देना है कि रीढ़ की हड्डी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तो रीढ़ की हड्डी से निकलती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून के जमने में आवश्यकता होती है? कौन सा विटामिन पूछ रहा है कि खून के जमने में सहायता प्रदान करती है या आवश्यकता होती है? विटामिन पूछ रहा है तो आपको बता देना है विटामिन के। क्या बता देना है? विटामिन के। इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, जब पूछता कि कौन सा आयन खून को जमाने में सहायक होता है, अगर आयन पूछता तब आपका आंसर होता कैल्शियम। क्या होता है? खून को जमाने के लिए कौन सा आयन का ज़रूरत होता है? तो कैल्शियम आयन का ज़रूरत होता है। अच्छा, विटामिन हो गया। अब पूछता कि कौन सा प्रोटीन का ज़रूरत होता है? खून को जमाने के लिए कौन सा प्रोटीन का ज़रूरत होता है? अगर प्रोटीन पूछता तब आपका आंसर होता फाइब्रिनोजन। क्या हो जाता? फाइब्रिनोजन हो जाता। फाइब्रिनोजन हो जाता। आपको ये बात याद रखना है। विटामिन के का रासायनिक नाम विटामिन के का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? फिलोक्विनन है। विटामिन ई का टेकोफेरोल है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। विटामिन ए को हम लोग रेटिनॉल कहते हैं। आपको ये सब इसका रासायनिक नाम भी याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? अब यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से आपको हार्मोन को पहचानना है। तो हार्मोन जो हमारे शरीर, हार्मोन का पूछेगा कार्य क्या होता है? तो हार्मोन का दोस्तों कार्य होता है कि शरीर को वृद्धि प्रदान करना। क्या होता है? शरीर को वृद्धि प्रदान करना, ये हार्मोन का कार्य होता है। और इनमें से कौन सा हार्मोन है? तो इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। इंसुलिन हार्मोन पूछेगा कहाँ से निकलता है? तो हमारे पेनक्रियाज यानी अग्नाशय से निकलता है। कहाँ से निकलता है? अग्नाशय से निकलने वाला हार्मोन कौन सा है?
इंसुलिन हार्मोन है, और इसी इंसुलिन हार्मोन का कमी से कौन सा रोग हो जाता है? डायबिटीज, या इसी को मधुमेह बोलिए, या इसी को चीनी रोग बोलिए। तो इसमें कौन सा हार्मोन का कमी से होता है? तो इंसुलिन हार्मोन का कमी से होता है। आपको ये बात याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो राइट ब्रदर्स ने किया था। कौन किया था? ये है राइट ब्रदर्स। इन्होंने किसका आविष्कार किया था? हवाई जहाज का आविष्कार किया था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, जेम्स वाट ने किसका खोज किया था? जेम्स वाट ने भाप इंजन का खोज किया था। किसका किया था? भाप इंजन का पूछेगा खोज कौन किया, तो आपको क्या बताना है? जेम्स वाट बताना है। हम्फ्री डेवी ने किसका खोज किया? सेफ्टी लैंप का। क्वेश्चन पूछेगा कि सेफ्टी लैंप का खोज किसने किया, तो आपको क्या बताना है? हम्फ्री डेवी बताना है। हम्फ्री डेवी, सेफ्टी लैंप। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वायु में थोड़ी देर रखने पर किस धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है? वह धातु कौन सा है? तो हम लोग जानते हैं कि वायु में अगर हम रखते हैं तो ये वायु से अभिक्रिया कर लेता है। कौन कर लेता है? तांबा। कौन कर लेता है? और इसके ऊपर दोस्तों हरे रंग का क्या जम जाता है? परत जम जाता है। और इस प्रश्न का इसलिए ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, तांबा। और दोस्तों तांबा के लिए अगर पूछेगा कि प्रसिद्ध खान कौन सा है, तो आपको बताना है खेतड़ी और देवड़ी। क्या बताना है? खेतड़ी और देवड़ी। खेतड़ी और देवड़ी दोनों पूछे कहाँ है, तो दोनों दोस्तों आपको याद रख लेना राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। और ये दोनों क्षेत्र जो है तांबा उत्पादक के लिए फेमस है। अच्छा, चांदी का उत्पादन कहेगा कि विश्व में सर्वाधिक कहाँ होता है, तो चांदी का उत्पादन सर्वाधिक विश्व में मैक्सिको में होता है। कहाँ होता है? मैक्सिको में होता है। आपको ये बात याद रखना है। अच्छा, तांबा में दोस्तों जब हम लोग जस्ता को मिला देते हैं, तांबा में जब जस्ता को मिला देते हैं तो बनता है पीतल। क्या बनता है? पीतल बनता है। आपको याद रखना है। पूछेगा पीतल किसका मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता का। किसका है? तांबा और जस्ता का है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाली गैस का क्या नाम है? कच्चे फलों को हम लोग जो पकाते हैं, आपने देखा होगा कभी कार्बेट डालकर पकाया जाता है और बहुत परिस्थिति में इनको पकाया जाता है। तो कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से मतलब अपने हाथों से, जो फल वृक्षों के द्वारा नहीं पका है, मनुष्य अपने हाथों से पकाता है या उसमें केमिकल डाल के, चाहे जो भी चीज़ डाल के, तो उसको कहते हैं कृत्रिम रूप। तो कृत्रिम रूप से जो है कच्चे फल को पकाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो हम लोग दोस्तों इथिलीन का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? इथिलीन का करते हैं। इथिलीन दोस्तों को, इसलिए इथिलीन को हम लोग कहते हैं फल को पकाने वाला हार्मोन। क्या कहते हैं? फल को पकाने वाला हार्मोन। पूछेगा कौन है, तो इथिलीन है। आपको ये बात याद रखना है। अच्छा, कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में याद रखना है। यह काफ़ी विषैला गैस होता है और इसलिए दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड को हम लोग CO कहते हैं। CO इसका चिन्ह होता है, संकेत होता है। इसको हम लोग दम घोटू गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दम घोटू गैस भी कहते हैं। आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? विद्युत यानी बिजली उत्पन्न करने के लिए सबसे अच्छा धातु पूछ रहा है कि किसका हम लोग प्रयोग करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि कोयला से भी बिजली बनता है, जल से भी बनता है, हवा के द्वारा भी बनता है और सूर्य के द्वारा भी बनता है। तो यानी सूर्य को सोलर ऊर्जा के द्वारा बनता है, हवा के द्वारा जो बिजली बनता है वो कौन बनाता है? पवन चक्की बनाता है। पवन चक्की आपने देखा होगा, जो घूमता रहता है फिल्म सब में, सिनेमा सब में आपने देखा होगा। और सबसे अच्छा पूछ रहा है कि इसके लिए कौन सा धातु का जिम्मेवार है, तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए, तो आपको क्या बता देना है? यूरेनियम। क्या बता देना है? यूरेनियम। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। यूरेनियम को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? पीला केक कहते हैं। क्या कहते हैं? पीला केक
केक कहते हैं। दरअसल यूरेनियम का जो कलर होता है वो केक के जैसा होता है और पीला हमको दिखता है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर यूरेनियम है, इसलिए इसको ऐसा कलर जो है एकदम पीला है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, पीला केक भी कहा जाता है। आपको ये बात याद रखना है। और यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध स्थान अगर पूछेगा कौन सा है, तो आपको बताना जादूगोड़ा। क्या बताना है, जादूगोड़ा पूछेगा कहाँ है, तो झारखंड में है। जो किसके लिए फेमस है, तो यूरेनियम के लिए फेमस है। किसके लिए है, यूरेनियम के लिए फेमस है। और यूरेनियम 238 का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, परमाणु बम बनाने में हम लोग करते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पीतल में कौन सी धातु है। पीतल में पूछ रहा है कि कौन सी धातु है। तो पीतल दोस्तों क्या है, मिश्र धातु है। पहली बात, पीतल क्या है, मिश्र धातु है। और पीतल में कौन सी धातु है, इसको जानने के लिए आपको एक चीज जानना पड़ेगा, पिताजी। क्या जानना पड़ेगा, पिताजी। तो पी से हो जाएगा पीतल, ता से तांबा। तांबा देखिए कहाँ कहाँ मिल रहा है, तो तांबा हमको ए और डी में मिल रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन बी और सी क्या हो जाने वाला है, गलत होने वाला है। तो तांबा हो जाएगा। जी से जिंक, यानी इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जस्ता। तो तांबा और जस्ता देखिए कहाँ दिख रहा है, हाँ, तो ए में तांबा और निकेल दिया हुआ है, तो गलत है। तांबा और जस्ता हमको कहाँ दिखा, पिताजी में क्या है, तांबा, ता, जी से जिंक, जिसको हम लोग जस्ता कहते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं। श्वेत प्रकाश को दोस्तों हम लोग नली में कैसे पैदा करते हैं। दोस्तों हम लोग श्वेत प्रकाश को जो नली में जो पैदा करते हैं, तो बनाते हैं वो तंतु के द्वारा। दरअसल इसमें क्या होता है, तंतु होता है, दो छड़ होता है, इनको जब गर्म किया जाता है तो इन्हीं के नली द्वारा क्या निकलता है, श्वेत प्रकाश निकलता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सौर सेल परिवर्तित करती है। सौर सेल क्या परिवर्तित करती है। तो सौर सेल जो है दोस्तों, यह प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। क्या करती है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। पूछेगा कि कौन परिवर्तित करती है, तो आपको क्या बताना है कि सौर सेल ये देख लीजिए, सोलर प्लेट जिसको हम लोग कहते हैं, ये सूर्य की रोशनी से चार्ज हो जाता है। तो हम लोग क्या कहेंगे, सूर्य की रोशनी को हम लोग प्रकाश कहते हैं। ये प्रकाश ऊर्जा को जब चार्ज हो जाता है तो ये करंट का काम कर देता है, इससे बिजली होता है। इसलिए हम लोग ऐसे याद रख लेंगे कि प्रकाश ऊर्जा को यह विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। कौन कौन कौन, सौर सेल, आपको याद रखना है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मैं हर रोज़ आपके लिए काफ़ी शानदार जानदार प्रश्न, काफ़ी डिस्कशन के साथ लाते रहता हूं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर का प्रश्न जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और रोज़ क्लास का PDF आपका टेलीग्राम चैनल इतिहास की दुनिया 99 पर अपलोड हो जाता है। आप वहाँ से जाकर के PDF ले सकते हैं, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा होता है लिंक, आप जाइए वहाँ क्लिक कीजिए, डायरेक्ट PDF तक पहुँच जाइए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कीट भक्षी पौधा है। यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से पूछ रहा है कि कौन कीट भक्षी पौधा है। तो कीट भक्षी पौधा कौन कौन है, तो अमरबेल नहीं, ये नहीं है, हाँ ड्रोसेरा हो जाएगा कीट भक्षी पौधा। अच्छा, कीट भक्षी पौधा हम लोग किसको कहते हैं कि दोस्तों वैसा पौधा जो कीड़े मकोड़े को खाता है। क्या करता है, कीड़े मकोड़े को खाता है, कीड़े मकोड़े को खाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कीट भक्षी पौधा कहते हैं। आपको याद रखना है। और यह पौधा का नाम क्या है, ड्रोसेरा आपको नाम रखना है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रखना कि ये कीट भक्षी पौधा होता है, कीड़ा मकोड़ा को ये खा लेता है, इसलिए यह मांसाहारी पौधा है। क्वेश्चन पूछेगा कि मांसाहारी पौधा कौन सा होता है, तो क्या बताना है कि कीट भक्षी पौधा को ही हम लोग क्या कहते हैं, मांसाहारी पौधा के श्रेणी में रखते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निकोटीन पाया जाता है। निकोटीन किस में पाया जाता है दोस्तों, निकोटीन जो पाया जाता है तंबाकू में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, तंबाकू में पाया जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। निकोटीन जो होता है तंबाकू के पत्ते में, आप यहाँ पर देख सकते हो, ये है तंबाकू का पत्ता, इसी में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, निकोटीन पाया जाता है। तो निकोटीन पाया जाता है, आपको ये बात याद रखना है।
और आपको एक प्रश्न और भी याद रखना है। हाँ, थोड़ा-सा मैं आपको याद दिला देता हूँ कि जब तम्बाकू जब खरीदते हैं, वहाँ पे लिखा रहता है टीएमवी। क्या लिखा रहता है? टीएमवी। इसका मतलब क्या होता है? टोबैको मोज़ेक वायरस। पूछेगा कि तंबाकू में कौन-सा वायरस पाया जाता है? तो क्या बताना है कि टीएमवी टोबैको मोज़ेक वायरस पाया जाता है। आपको ये बात याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न है, पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है? पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है? तो पौधे के बीज से कॉफ़ी प्राप्त होती है। आपको ये बात याद रखना है। ये देखिए यहाँ पर ये जो बीज दिख रहे हैं, इन्हीं दिख रहा है, इन्हीं से हमको क्या प्राप्त होता है? कॉफ़ी प्राप्त होता है। और ये कॉफ़ी दोस्तों 3 प्रकार का होता है भारत में। कितना प्रकार का? 3 प्रकार का होता है। कॉफ़ी पूछे कितना प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का आपको याद रखना है। पहला प्रकार को हम लोग अरेबिका कहते हैं। क्या कहते हैं? अरेबिका। फिर दोस्तों अरेबिका, फिर आपको याद रखना है लिबेरिका। लिबेरिका, अरेबिका, लिबेरिका, और याद रखना है तीसरा रोबस्टा। तो ये सब पूछेगा किसका प्रकार है? तो ये सब कॉफ़ी का प्रकार है। आपको ये बात याद रखना है। कॉफ़ी में पूछ लेगा कि क्या पाया जाता है? दोस्तों कॉफ़ी में कैफ़ीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैफ़ीन पाया जाता है। ये बात याद रखना है। और क्वेश्चन ये तो पूछ ले गया है कि कॉफ़ी किससे प्राप्त होती है, तो बताना है यह बीज से प्राप्त होती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न है, जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन का सत्यापन कौन किया था? जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन का सत्यापन कौन किया था? दोस्तों अगर कौन किया, अगर उसका नाम पूछे उस व्यक्ति का, तब आपको बताना है चार्ल्स डार्विन। क्या बताना है? चार्ल्स डार्विन। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि कहाँ ये संभव हो सकता है, जीव की उत्पत्ति हो सकता है? क्या हवा में? बिल्कुल नहीं। जल में? जल में जीव की उत्पत्ति जीव से होती है? नहीं, सभी जीव का नहीं होता है। किसी अन्य ग्रह पर यह भी संभव नहीं है। सप्त ग्रह पर जीवन तो नहीं है। हाँ, लेकिन पृथ्वी पर यह संभव है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो जीव की उत्पत्ति जीव से होती है। पूछेगा यह बात कौन कहा था? तो चार्ल्स डार्विन ने कहा था। कहाँ पर यह संभव हो सकता है? तो ये धरती पर हो सकता है, पृथ्वी पर हो सकता है। ये भी बात आपको याद रखना है। और दोस्तों आपको याद रखना है चार्ल्स डार्विन, इन्होंने प्रकृति का चयनवाद सिद्धांत दिया था। प्रकृति का चयनवाद सिद्धांत पूछेगा कौन दिया था? तो क्या बताना है? चार्ल्स डार्विन। और इसका बुक का नाम आपको याद रखना है चार्ल्स डार्विन का, ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पूछेगा कि किसका बुक है? तो आपको क्या बताना है कि चार्ल्स डार्विन का बुक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16। प्रश्न है, कौन सा पदार्थ सबसे कठोर है? तो दोस्तों सबसे कठोर पदार्थ जो है हीरा है। कौन सा है? हीरा है। और हीरा का आकार दोस्तों चतुष्फलकीय होता है। कैसा होता है? आकार भी दोस्तों पूछा गया कई बार एग्जाम में कि हीरे का आकार कैसा होता है, तो आपको क्या बताना है? चतुष्फलकीय होता है। चतुष्फलकीय होता है, यानी 4 फलक होता है। चतुष्फलकीय फलकीय होता है। इसलिए दोस्तों हीरा जो है दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। आपको ये बात याद रखना है। देख लीजिए ये हीरा, इसी का आकार कैसा होता है? चतुष्फलकीय होता है। इसलिए हीरा जो है क्या है कि दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, ग्रेफाइट के बारे में आपको याद रखना है। ग्रेफाइट दोस्तों एकमात्र ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का सुचालक होता है। आपको ये बात याद रखना है, यह विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। और ग्रेफाइट को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? काला शीशा। काला शीशा हम लोग कहते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि काला शीशा हम लोग किसको कहते हैं? ग्रेफाइट को कहते हैं। अगर पूछेगा काला हीरा किसको कहते हैं? तो कोयले को कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, दोमट या इसी को हम लोग कहते हैं लोम मिट्टी में कौन सा कण मिलता है? तो दोमट मिट्टी जो होता है दोस्तों, दोमट मिट्टी, इसको हम लोग क्या कहते हैं
इसी को हम लोग कहते हैं जलोढ़ मृदा के भी नाम से हम लोग जानते हैं। दोमट मिट्टी भी जलोढ़ मृदा का ही एक प्रकार होता है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, केवल बालू होता है या केवल चिकनी मिट्टी इसमें होता है या उसमें कुछ अशुद्ध कण होते हैं या सभी प्रकार के कण होते हैं। तो जो बाढ़ के द्वारा मिट्टी आती है तो उसके साथ बहुत सारा चीज़ आ जाता है, बालू भी आ जाता है, चिकनी मिट्टी भी आ जाता है। ये मिट्टी में बहुत सारा मिलावट होता है और ये मिट्टी दोस्तों याद रखना फसल उत्पादन के लिए सबसे बेस्ट मिट्टी है। फसल उत्पादन के लिए पूछेगा कि सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है, तो जलोढ़ मिट्टी होती है। इस प्रकार इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो सभी प्रकार के कण पाया जाता है किसमें, दोमट मिट्टी में पाया जाता है और इसको हम लोग जलोढ़ मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि जलोढ़ मिट्टी को बिहार में किस नाम से जाना जाता है, तो बिहार में दोस्तों जलोढ़ मिट्टी को हम लोग दियारा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, दियारा के नाम से जानते हैं। नई जलोढ़ मिट्टी को कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि नई जलोढ़ मिट्टी को हम लोग किस नाम से जानते हैं। दोस्तों नई जलोढ़ मिट्टी को हम लोग खादड़ कहते हैं। क्या कहते हैं, खादड़ कहते हैं। जबकि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है। पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलेगा, आप लोग खुद दिमाग लगाइए। क्या चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी में पहले से नमी का अंश होता है, पहले से पानी का अंश होता है, जिसमें ज़्यादा पानी मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो चिकनी मिट्टी, ये तो ऑप्शन गलती है। पानसु मिट्टी, हाँ स्टील, जिसको हम लोग सिल्टी सॉइल कहते हैं। हाँ बलुई मिट्टी, यहाँ देख लीजिए, बालुई मिट्टी ज़्यादा पानी चूसेगा, ज़्यादा चूसेगा ना बालू वाला मिट्टी जो होगा। तो इसमें हम कह सकते हैं कि बालुई मिट्टी जो होता है दोस्तों, ये पानी का अधिक प्यासा होता है, ये पानी का यानी नमी का अधिक प्यासा होता है। तो हम लोग कह देंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बलुई मिट्टी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न की ओर। चिकनी मिट्टी में याद रखना दोस्तों, पंख की मात्रा बहुत अधिक होती है। पंख मतलब कीचड़, कीचड़ कीचड़। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कीचड़ की मात्रा सबसे अधिक किस मिट्टी में होती है, तो आपको क्या याद रखना है, बलुई मिट्टी। दोस्तों 1956 में भारतीय मृदा अनुसंधान विभाग ने ICAR, इंडियन काउंसिल रिसर्च एग्रीकल्चर, इन्होंने भारतीय मृदा को 8 भाग में बांटा, जिसको 8 भाग में बांट दिया। पहला 4 भाग को प्रमुख मृदा और आगे वाले 4 भाग को अप्रमुख मृदा कहा गया। तो आगे हम कभी मृदा पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, खनिज क्या है। खनिज दोस्तों, खनिज हम लोग उसको कहते हैं, धरती को जब हम खोद करके जो चीज़ को प्राप्त कर लेते हैं वो सब खनिज है। क्या है, इन्हें देखिएगा कि सब चीज़ खाने वाला खनिज हो जाएगा। धरती को पेट्रोलियम भी है, वो भी क्या है, खनिज है। तो धरती को खोद कर जो चीज़ को हम लोग प्राप्त कर लेते हैं वो सब खनिज है। और खनिज दोस्तों याद रख लीजिएगा, यह अकार्बनिक ठोस होता है। कैसा होता है, अकार्बनिक ठोस होता है, मतलब इसमें कार्बन की मात्रा नहीं होता है, तो यह अकार्बनिक ठोस होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट होगा। क्या खनिज सभी खनिज द्रव नहीं ना होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। क्या गैस है, बिल्कुल नहीं। गैस होता तो हमको दिखता, और खनिज पेट्रोल तो दिख जाता है, सोना चांदी दिख जाता है, तो इसका मतलब गैस भी नहीं होगा। तो अकार्बनिक ठोस क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, खाने का नमक किससे बनता है। खाने का नमक दोस्तों किससे बनता है, तो आपको याद रखना है कि खाने का नमक किससे बनता है। तो खाने का जो नमक है दोस्तों, यह किससे बनता है, कमज़ोर अम्ल और कमज़ोर क्षार से, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से, कमज़ोर अम्ल और मजबूत क्षार से, मजबूत अम्ल और कमज़ोर क्षार से। तो खाने का जो नमक बनता है, आपको याद रखना है कि कमज़ोर अम्ल और कमज़ोर क्षार से बनता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों ये रहा आज के कुछ साइंस के प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। आप इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व कीजिए, निश्चित रूप से आपका कोई भी एग्जाम निकलेगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो रोज़ क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल इतिहास की दुनिया 99 पर अपलोड हो जाता है। आप वहां से जाके वीडियो का पीडीएफ ले सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में पड़ा होता है लिंक, आप उन पर जाकर कीजिए क्लिक, पहुंच जाइए सीधा टेलीग्राम चैनल की ओर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। हेलो दोस्तों, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए आप हो जाइए तैयार, क्योंकि भैया प्रश्न है काफ़ी जानदार। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने में है, 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को कहाँ हराया था।
1526 ईस्वी में बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को एक युद्ध हुआ था। इस युद्ध को नाम देते हैं हम लोग पानीपत का युद्ध। कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। 1526 को हुआ था पानीपत का युद्ध। और इस युद्ध में कौन जीता था? इस युद्ध में दोस्तों बाबर जीता था। कौन जीता था? बाबर जीता था। और हार कौन गया था? तो बाबर जीत गया था, लेकिन हार कौन गया था? इब्राहिम लोदी हार गया था। कौन हार गया था? इब्राहिम लोदी दोस्तों ये हार गया था, लेकिन जीता कौन था? बाबर जीता था। आपको ये बात याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कान्हा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? कान्हा नेशनल पार्क डैश 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 के लिए प्रसिद्ध है। तो भैया कान्हा नेशनल पार्क बाघ के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए। आप जानते हैं कि कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है? तो कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? एमपी में है। आपको ये बात याद रखना है। और मध्य प्रदेश का मैं और भी आपको बताता हूँ पार्क सब, राष्ट्रीय उद्यान सब मैं आपको बता रहा हूँ। मध्य प्रदेश का कान्हा नेशनल पार्क, फिर आपसे पूछेगा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। क्या पूछ लेगा? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा सतपुड़ा नेशनल पार्क। सतपुड़ा नेशनल पार्क ये भी कहाँ पड़ेगा? मध्य प्रदेश में ही पड़ेगा। फिर पूछेगा बांधवगढ़ नेशनल पार्क। बांधवगढ़ नेशनल पार्क ये सब कहाँ है? तो बांधवगढ़ भी मध्य प्रदेश में है। पेंच नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क ये सब कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। आपको सबका याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, दिल्ली में जंतर मंतर महाराजा द्वारा बनाया गया था। दिल्ली में जंतर मंतर किसके द्वारा, कौन से महाराज के द्वारा बनाया गया था? आपसे एक प्रश्न पूछ रहा है। तो दिल्ली में जो जंतर मंतर टोटल 4 जगह है। तो दिल्ली में जो बनाया गया था वो बनाया गया था जयपुर के जय सिंह द्वितीय द्वारा। किसके द्वारा? जय सिंह द्वितीय द्वारा। अब हम जान लेते हैं कि जंतर मंतर जो 4 गो है वो कहाँ कहाँ पर स्थित है। तो चलिए हम लोग फटाफट रिवीजन करते हैं। जंतर मंतर कहाँ कहाँ पर है? एक वो जयपुर में है, जयपुर में जंतर मंतर है। फिर उसके बाद में दिल्ली तो यहाँ पे ही है, उज्जैन में, उज्जैन में भी जंतर मंतर है। फिर वाराणसी में, वाराणसी में, वाराणसी में फिर एक दिल्ली यहाँ है, ये है। तो ये सब जगह पे जंतर मंतर है। अच्छा, दिल्ली वाला जो जंतर मंतर है इसका स्थापना पूछेगा कौन किया था? जयपुर के जय सिंह द्वितीय। डेट अगर पूछेगा कब था? 1724। इसका डेट याद रख लीजिएगा, 1724 में इसका स्थापना हुआ था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो भैया दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों का बैठक का अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। अभी वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष भैया कौन है? ओम बिरला जी। कौन है? ओम बिरला जी अभी वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं। ओम बिरला है। आप लोग बताइए कि ओम बिरला जी वर्तमान में जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो कितने नंबर के लोकसभा अध्यक्ष हैं? तो भैया ओम बिरला भारत का 18वां लोकसभा अध्यक्ष बना। कौन बना? 18वां, 17वां भी वही था, 18वां लोकसभा अध्यक्ष बना। आपको ये बात याद रखना है। अच्छा, आपको याद एक प्रश्न भैया लोकसभा अध्यक्ष से पूछा जाता है, भारत का प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? फटाफट आप लोग कमेंट में, मैं चाहता हूं कि आप लोग उसका नाम लिख दीजिए। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तब तक हम आगे बढ़ते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो वो थी बछेंद्री पाल। कौन थी? बछेंद्री पाल। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो बताते आप 8850 किलोमीटर। कितना बताना है? कहीं कहीं पर 48 रहता है, 48-50 जो भी कहिएगा बिल्कुल सही होता है। माउंट एवरेस्ट पर पूछ लेता कि 2 बार चढ़ने वाला महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला आपको याद रखना है, संतोष यादव। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी है कौन? संतोष यादव। संतोष यादव आपको याद रखना है। अब देखिए संतोष यादव महिला है, जब महिला जबरदन हो सकता है तो इस संतोष यादव महिला कहे न हो सकता है? तो यही बात है। तो ये महिला है संतोष यादव। और
आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दिव्यांग महिला कौन थी। आप सोचिए, जिसके पास पैर ही नहीं थी वो कैसे चढ़ गई। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली हौसला से दिव्यांग महिला कौन थी। दिव्यांग महिला तो आपको बताना है अनोरमा सिन्हा। क्या बताना है? अनोरमा सिन्हा। अनोरमा सिन्हा आपको बताना है दोस्तों, काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इंटरपोल का मुख्यालय है लियोन, फ्रांस में स्थित है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अगला प्रश्न आपके सामने में है, मानव तस्करी और जबरन श्रम के तहत प्रतिबंधित है। मानव तस्करी और जबरन श्रम मतलब होता है श्रम का मतलब हो गया क्या? मजदूरी करवाना, किसी से मजदूरी करवाना। तो मानव तस्करी और जबरन श्रम के तहत प्रतिबंधित है। क्या प्रतिबंधित है? संस्कृति और शैक्षिक अधिकार नहीं, संपत्ति का अधिकार बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है यह प्रतिबंधित है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आपको बताना है कि अनुच्छेद 23 में है। किस में है? अनुच्छेद को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं? आर्टिकल कहते हैं। तो आर्टिकल 23 में क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार है। यह अधिकार हमको यह बताता है कि मानव तस्करी और ज़बरदस्ती मजदूरी को प्रतिबंधित करता है, क्योंकि हमें शासन के विरुद्ध यह अधिकार हमको प्राप्त है और आर्टिकल 23 हमको यह अधिकार देता है। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन वर्ष 1987 में हुआ था? किस राज्य का गठन 1987 में हुआ था? तो 1987 में जिस राज्य का गठन हुआ था उसका नाम क्या था? मिजोरम। क्या बताना है? मिजोरम का जो गठन हुआ था 1987 में हुआ था। आपको ये बात याद रखना है। और यह मिजोरम जो था भारत का 23वां राज्य बना था। कितना राज्य था? 23वां राज्य बना था। आपको ये बात याद रखना है। अच्छा, 23वां राज्य ये है, तो 22वां राज्य भारत का कौन सा है? कई बार एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। भारत का 22वां राज्य जो है सिक्किम है। कौन है? 22वां राज्य कौन है? सिक्किम है। आपको ये बात याद रखना है, सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारतीय संविधान का डैश 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 की समाधान शक्तियों के बारे में बताता है। भारतीय संविधान जो है वो क्षमादान शक्तियों के बारे में बताता है। किसके समाधान की शक्ति के बारे में बताता है? तो वैसे तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि क्षमादान जो है 2 ही व्यक्ति कर सकता है, एक राष्ट्रपति कर सकता है और एक राज्यपाल कर सकता है। तो राज्यपाल सभी मामले में क्षमादान नहीं कर सकता है, कुछ ही मामलों में कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति जो है सभी मामले में क्षमादान कर सकता है। राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 72, ये प्रश्न का यहाँ ऑप्शन गलत सेट हो गया है। आपको यहाँ पर क्या होना चाहिए? आर्टिकल 74 नहीं, आर्टिकल 72 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आर्टिकल 72 होना चाहिए। आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति जो है क्षमादान कर सकता है। क्या करता है? क्षमादान कर सकता है। और राज्यपाल जो है आर्टिकल 161 के तहत क्षमादान कर सकता है। लेकिन याद रहे, सैन्य मामला में, देशद्रोह मामला में, ये सब मामला में राज्यपाल क्षमादान नहीं कर सकता है। लेकिन राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 74 का प्रयोग, आर्टिकल 72 का प्रयोग किसी भी मामला में करके क्षमादान कर सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपनी धारा को बार बार बदलती है? तो कौन सी नदी अपनी धारा को बार बार बदलती है? यहाँ ऑप्शन में होना चाहिए, यहाँ ऑप्शन में होना चाहिए कोसी होना चाहिए, क्योंकि इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा? कोसी होगा। दोस्तों कोसी नदी ऐसा नदी है भारत की जो अपने धारा बदलने के लिए वो जानी जाती है। आज इस रास्ते से जा रही है तो कल आपका घड़े होकर के चला जाएगा, इसलिए इसको बिहार का शोक कहते हैं। क्या कहते हैं? बिहार का शोक कहते हैं। और कोसी नदी पूछेगा कहाँ से निकलती है? तो नेपाल के गोसाई धाम से कहाँ से निकलती है? नेपाल के गोसाई धाम से गौशाले निकलती है और पूरे बिहार को डुबा देती है। इसलिए इसको हम लोग बिहार का शोक कहते हैं। क्या कहते हैं? बिहार को शोक में डुबा देती है, गौशाले निकलती है और पूरा बिहार को क्या करती है? डुबा देती है। नेपाल के गोसाई धाम से कहाँ से निकलती है? गौशाले निकलती है, गोसाई धाम से। ये ट्रिक आपको याद रखना है।
तभी किसी भी तरीक़ा से कोई भी प्रश्न को आप एक ट्रिक बना लो ताकि याद रहे। तो कोसी होना चाहिए ऑप्शन में, यहाँ नहीं दिया था, तो कोसी इस प्रश्न का क्या होता है, बिल्कुल राइट होता। सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली भी नदी पूछे कौन है, तो कोसी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, पोंग बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है। तो पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो पोंग बांध जो है वो किस नदी पर बनाया गया है, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में कहाँ बनाया गया है, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में बनाया गया है पोंग बांध। तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, अदन की खाड़ी, अदन की खाड़ी कहाँ स्थित है। तो अदन की खाड़ी कहाँ स्थित है, भारतीय महासागर में। कहाँ स्थित है, भारतीय महासागर में। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला है, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन था। दोस्तों भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कार्निया था। कौन था, एच जे कार्निया। इसी को क्या कहते हैं, एच जे कार्निया कहते हैं, हीरालाल कार्निया। ये आप सीधा याद रख लिए ना, हीरालाल कार्निया भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश था। आपको ये बात याद रखना है। भारत की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश पूछे अगर कौन थी, प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश, तो आपको बताएं लीला सेठ, लीला सेठ ये महिला न्यायाधीश थी, भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है, संस्कृत में रामायण किसके द्वारा लिखी गई है। तो संस्कृत में रामायण किसके द्वारा लिखी गई है, तो संस्कृत में जो रामायण है वो तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है। इस प्रश्न का रामायण वाल्मीकि द्वारा, किसके द्वारा लिखा गया है, वाल्मीकि द्वारा लिखा गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, वाल्मीकि बिल्कुल राइट हो जाएगा। और तुलसीदास का किताब का नाम क्या है, पीछे तो बतेबे किए हैं, क्या बताए। चलिए बढ़ते नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, अधिकतम बायोमास कहाँ उपलब्ध होता है। अधिकतम बायोमास कहाँ उपलब्ध होता है, क्या समुद्र में, पृथ्वी में, वायु में, वन में। हाँ, इन सब में सबसे बेस्ट ऑप्शन वन है, वन में होता है। बायोमास क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। जब कोई चीज़ अधिक दिन तक धरती के अंदर गल जाए, दब जाए, तो उसको हम लोग जीवाश्म कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं। और इन्हीं से दोस्तों क्या बनता है, बायोमास बनता है, बायोगैस बनता है। और इसी बायोगैस का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, घर में एलपीजी के रूप में, घर में एलपीजी सिलेंडर के रूप में खाना बनाने में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो इसी बायोगैस का प्रयोग करते हैं। यानी कि यही वन जीव जब दब जाता है तो क्या बनता है, जीवाश्म बनता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन फुटबॉल खिलाड़ी है। यहाँ पर कौन फुटबॉल खिलाड़ी है आपको पहचानने के लिए कह रहा है। तो देखिए मनप्रीत सिंह, यहाँ पर एक नाम दिया हुआ है मनप्रीत सिंह। तो ये मनप्रीत सिंह का संबंध किस खेल से है, ये हॉकी और कबड्डी दोनों से है। हॉकी और कबड्डी, हॉकी में भी है और कबड्डी में भी मनप्रीत सिंह नाम का खिलाड़ी है, आपको ये बात याद रखना है। और गुरप्रीत सिंह सिद्धू, यह एक भारतीय खिलाड़ी है, आपको याद रखना है। यह फुटबॉलर खिलाड़ी है, यह फुटबॉल का खिलाड़ी है। किसका है, फुटबॉल का खिलाड़ी है। यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन फुटबॉल का खिलाड़ी है, तो आपको क्या बताना है, गुरप्रीत सिंह सिद्धू बताना है, ये फुटबॉल का खिलाड़ी है। और भी मैं आपको बताता हूँ, ज्ञान शेखरन, यहाँ पर देखिए ज्ञान शेखरन पूछेगा कि यह इसका संबंध किस खेल से है। तो इसका जो ज्ञान शेखरन का जो संबंध है टेबल टेनिस से, किससे है, टेबल टेनिस से है ज्ञान शेखरन का। और एक नाम और बच गया है रंकी रेड्डी का। तो रंकी रेड्डी का संबंध पूछेगा किस खेल से है। तो रंकी रेड्डी का संबंध किस खेल से है, आप लोग फटाफट बताइए कमेंट में। बैडमिंटन से है, किससे है, बैडमिंटन से है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, यंग इंडिया पत्रिका निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो यंग इंडिया या नवजीवन या हरिजन या इंडियन ओपिनियन, इस सब पत्रिका किसका है, महात्मा गांधी का है।
तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी जो नृत्य है आंध्र प्रदेश के कुचेलवा गांव से शुरू हुआ था और यह जो है आंध्र प्रदेश से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और आंध्र प्रदेश का और भी कुछ नृत्य है, जैसे मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम याद रख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मोहिनी अट्टम कहेगा कहाँ के नृत्य है, मोहिनी अट्टम तो आपको क्या बताना है, आंध्र प्रदेश की है। कुचिपुड़ी, सिद्धि, माधुरी, छड़ी, छाट मडाल, कुंभी, ये सब कहाँ की नृत्य है, तो आंध्र प्रदेश की नृत्य है। आंध्र प्रदेश का नृत्य आपको याद हो गया। अच्छा, बिहार में दोस्तों एक नृत्य होता है लौंडा डांस। लौंडा डांस आप लोग फटाफट बताइए कि लौंडा डांस का जनक किसको कहा जाता है? लौंडा डांस का जनक, तो लौंडा डांस का जनक कहा जाता है भिखारी ठाकुर को। किसको कहा जाता है? भिखारी ठाकुर को। और ये बिहार में फेमस है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने, नेपाल में भी है लेकिन ज़्यादातर बिहार में। चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस प्रतिवर्ष जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस प्रतिवर्ष 1 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये हाँ, और इस दिन दोस्तों ठीक 27 जून को क्या मनाते हैं? एक इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से निकल जाता है, मधुमेह जागृति दिवस। मधुमेह जागृति दिवस, मधुमेह हम लोग किसको कहते हैं? डायबिटीज़ को कहते हैं। किसको कहते हैं? डायबिटीज़ के प्रति जागरूकता होने के लिए हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? मधुमेह जागृति दिवस मनाते हैं, जागृति दिवस मनाते हैं। आपको ये बात याद होना चाहिए। चलिए बढ़ते नेक्स्ट। अगला है, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान स्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान स्थान कहाँ स्थित है? नागपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? नागपुर में। और इनकी स्थापना कब हुआ था? 1958 में। कब हुआ था? 1958 में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। कौन थे? सीडी देशमुख। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, आरबीआई का स्थापना की अगर बात किया जाए तो आरबीआई का स्थापना हुआ था दोस्तों 1 अप्रैल 1935 को। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, हिल्टन आयोग के सिफारिश पर। किसके? हिल्टन आयोग के सिफारिश पर आरबीआई का स्थापना हुआ था। आपको ये बात याद रखना है। और इनके प्रथम गवर्नर पूछे कौन था, तो सीडी देशमुख था। और आरबीआई को हम लोग बैंकों का बैंक, केंद्रीय बैंक या बैंकों का पापा इत्यादि नाम से हम लोग जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, नवजात शिशु के अध्ययन को क्या कहा जाता है? नवजात शिशु के अध्ययन को दोस्तों क्या कहा जाता है? तो नवजात शिशु के अध्ययन को हम लोग नियोनोटोलॉजी कहते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। साइटोलॉजी ये कोशिका का अध्ययन होता है। तो हमसे क्या पूछा है? नवजात शिशु का, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध के दौरान बंगाल के नवाब के खिलाफ किस ब्रिटिश गवर्नर ने लड़ाई लड़ी थी? प्लासी के युद्ध के दौरान बंगाल के नवाब के खिलाफ किस ब्रिटिश गवर्नर ने लड़ाई लड़ा था? तो आपको क्या बताना है कि रॉबर्ट क्लाइव। क्या बताना है? रॉबर्ट क्लाइव। और प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को। कब हुआ था? 23 जून 1757 को हुआ था प्लासी का युद्ध। और इस प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। और इस युद्ध में कौन जीता था? सिराजुद्दौला हार गया था और रॉबर्ट क्लाइव क्या हो गया? जीत गया था। आपको ये बात याद रखना है प्लासी का युद्ध में। और प्लासी का युद्ध में अंग्रेज कौन था? रॉबर्ट क्लाइव इनका नेतृत्व कर रहा था। चलिए बढ़ते नेक्स्ट। अगला है, 1919 में गांधी जी ने सत्याग्रह के लिए आह्वान किया था जिसके खिलाफ अंग्रेजों ने डैश 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 नामक अधिनियम पारित किया था। हाँ, 1919 में गांधी जी ने सत्याग्रह के लिए आह्वान किया था जिसके खिलाफ अंग्रेजों ने कौन सा अधिनियम पारित किया था? तो 1919 में हुआ था जालियांवाला हत्याकांड। इससे पहले अगर हम चले तो 1919 13 अप्रैल 1919 रोलेक्ट एक्ट क्या हुआ था? रोलेक्ट एक्ट सर सिडनी रोलेक्ट की अध्यक्षता में पास हुआ था। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट होगा। इसी एक्ट के तहत डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया गया था। रोलेक्ट एक्ट को हम लोग किस नाम जानते हैं? काला कानून से
कहते हैं। क्या कहते हैं? काला कानून कहते हैं। बिना अपील बिना दलील का कानून भी कहते हैं रोलेट एक्ट को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, तानसेन का मूल नाम क्या था? तो तानसेन का मूल नाम था रामतनु पांडे। क्या नाम था? रामतनु पांडे नाम था। और तानसेन को हम लोग कहते हैं कंठाभरण विलास, मतलब जिसकी कंठ में सरस्वती का वास हो। तानसेन को हम लोग क्या कहते हैं? कंठाभरण विलास कहते हैं। और तानसेन का मकबरा पूछेगा कहाँ मकबरा, तो आपका बताना मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में है। और तानसेन का गुरु का नाम पूछे कौन था, तो हरिदास। कौन था? इसका गुरु कौन था? हरिदास था। हरिदास इसका गुरु था। और इसका किताब का नाम पूछे तो मियाँ की राग, मियाँ की मल्हार, दरबारी कन्हार, ये सब पुस्तक किसका है? तो तानसेन का है। दोस्तों ये रहा आज के प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं हर रोज़ आपके लिए ऐसे शानदार प्रश्न लाते रहता हूँ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो चले जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आप इतिहास की दुनिया 99 लिख करके वीडियो का पीडीएफ ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है इतिहास की दुनिया 99 पे। आज मैं आपके लिए फिर लेकर के आया हूँ काफ़ी शानदार जानदार प्रश्न, जो आपके बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक चीनी का रासायनिक सूत्र है? चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11। चीनी का रासायनिक सूत्र होता है। तो खोजिए, ऑप्शन नंबर ए में हमको दिख रहा है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, NaHCO3 इसको क्या कहते हैं? भैया इसको हम लोग कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी ये खाने वाला सोडा है। क्या है? खाने वाला सोडा है, सोडियम बाइकार्बोनेट। अच्छा, और ये क्या है? Na2CO3 10H2O, ये किसका फार्मूला है? यह है धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र है। धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र पूछे क्या होता है? तो Na2CO3 10H2O3। NaHCO3 सिर्फ सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। चलिए इसी प्रकार यहाँ प्रश्न है कि निम्न में कौन एक वॉशिंग सोडा अर्थात धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र है? तो सोडियम, हाँ, तो खाने वाला जो सोडा होता था, इसका सूत्र पीछे हम जस्ट देख के आए हैं, NaHCO3 होता था। ठीक, ये खाने वाला सोडा है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा एक वॉशिंग सोडा अर्थात धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र है? अच्छा, धोते हैं यानी कपड़ा को जब हम साफ करते हैं, तो साफ करने के लिए आपको 10 उंगली का ज़रूरत पड़ता है। तो 10H2O, उंगली के साथ साथ पानियों तो लगता है ज़रूरत में। तो कपड़ा धोइएगा तो उंगली और 10 उंगली और जल लगता है। तो NaHCO3 Na2CO3 10H2O, ये किसका सूत्र हो जाएगा? धोने वाला सोडा का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मैं हर रोज़ आपके लिए काफ़ी शानदार जानदार प्रश्न लेकर के आते रहता हूँ। और रोज़ क्लास का PDF आपका टेलीग्राम चैनल ITIHASKI दुनिया 99, वहाँ पर जाकर के आप ले सकते हैं वीडियो का PDF। अच्छा, सिर्फ फार्मूला रटना अलग बात है। बच्चा पूरा रट लेता है कि धोने वाला सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 10H2O, Na2CO3 10H2O, लेकिन भैया वहाँ एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि धोने वाला सोडा किसका यौगिक है। जब ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा, हो जाएगा माथा में दर्द। आपने बहुत तैयारी किया होगा, आप बताएं हमें कि धोने वाला सोडा जो है ये किसका यौगिक है। अगर आप बता दीजिएगा तो हम समझ जाएंगे। भैया धोने वाला जो सोडा है, इसमें देखिए क्या लगा हुआ है? Na लगा हुआ है। क्या लगा है? Na लगा हुआ है। क्या आपको पता था? इस बात को कमेंट में आप लिख दीजिए। यह सोडियम का यौगिक है। किसका यौगिक है? क्वेश्चन देखिए कितना ईजी है, खाली फार्मूला रटने से नहीं होगा। आप जनरल का तैयारी कर रहे हैं, जनरल वाला दिमाग होना चाहिए। तो खाने वाला सोडा पूछेगा किसका यौगिक है, तो Na यानी सोडियम का यौगिक है। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि धोने वाला सोडा में जल का कितना अणु है। तो भैया 10H2O कितना है? 10H2O यानी 10 कितना है? जल का कितना अणु है? 10 अणु है। क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जाता है। अगर ऐसा पूछ देगा तो आपका दिमाग हो जाएगा खराब। तो इसलिए दोस्तों आप लोग टेक्निक को फॉलो कीजिए। पढ़ाई
तो सब करता है, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्नों को आप याद कीजिए, ऐसे प्रश्नों पर आप दिमाग दीजिए जो सब नहीं करता है। परीक्षा में कुछ ऐसे सवाल आते हैं जो सबसे बनेगा, कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो किसी से नहीं बनता। अगर उसमें से अगर आपका 5 बन गया तो समझ जाइए कि बहुत है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्न में से कौन एक खाने वाला सोडा अर्थात बेकिंग सोडा का रासायनिक सोडा है, रासायनिक सूत्र है। तो इसका तो अभी तुरंत बता का ये धोने वाला सोडा है। तो खाने वाला सोडा क्या होता है, NaHCO3, यही है खाने वाला सोडा। इसी को हम लोग कहते हैं बेकिंग सोडा। क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा। अच्छा, खाने के बाद में आदमी, कोई भी मेहमान आता है तो खाने के बाद में उसको करते हो बाय। अब आप चाहिए अपने घर में, आपने खाना पीना खाया, अच्छी बात है, चले जाइए, तो बाय करते हैं। तो याद रखना बेकिंग सोडा NaCO3 क्या है, बेकिंग सोडा। धोने वाला में 10, याद रखना कपड़ा धोने के लिए 10 उंगली की ज़रूरत पड़ता है, और साथ साथ किसका ज़रूरत पड़ता है, जल का ज़रूरत पड़ता है। चलिए, और यही से CaOCl2 ये क्या है, विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का सूत्र पूछे क्या है, क्या होता है, CaOCl2 विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है। अब विरंजक चूर्ण का सूत्र है, पीछे जस्ट बता के आए हैं, CaOCl2। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट। कोई बोलते हैं, कोई ना बोलेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। विरंजक चूर्ण का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। भैया जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4.2H2O। ये किसका होता है, जिप्सम का होता है। खोजिए ऑप्शन में कहाँ दिखता है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट। जिप्सम का क्या हो जाएगा, CaSO4.2H2O, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये इसका सूत्र होता है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि विरंजक चूर्ण, हाँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, आप लोग बताइए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का हम लोग कहाँ यूज करते हैं, जब आपने देखा होगा हाथ पर आदमी जब टूटता है तो उसको हाथ जो ऐसे टांगले रहता है, वो क्या है, पट्टी जो रहता है, वही है प्लास्टर ऑफ पेरिस। आप समझिए ऐसे कि जब हड्डी टूट करके हो जाता है हाफ, क्या हो जाता है, हड्डी टूट के होगा हाफ, तो देख लीजिए CaSO4.2H2 है, ये है, यहाँ पर 1/2 लग गया, 1/2 को ही तो हम लोग हाफ कहते हैं, 1/2H2O, हड्डी टूट के हो गया हाफ। तो जिप्सम में अगर 1/2H2O जुट जाता है, यानी हाफ H2O जुट जाता है, तो यही क्या बन जाता है, विरंजक क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। तो इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, CaSO4 1/2H2O। चलिए आगे देखिए, यही प्रश्न यहाँ पर होगा। अच्छा, यहाँ एक प्रश्न दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको हमको बताना चाहिए। MgOH का होल 2, इसको हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। आपको ये बात याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। निम्न में से किसका pH मान 10 होता है। अब 10 किसका pH मान होता है, तो 10 हम लोग देख लेते हैं। HCl, ये तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अच्छा भैया ये अम्ल हो गया, तो अम्ल हो गया, तो अम्ल का जो pH मान होता है कितना होता है, 7 से कम ही होता है, तो ये तो ऑप्शन में होगा नहीं। NaOH ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जल का भी नहीं होगा। MgOH का होल 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। मिल्क ऑफ, इसको क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। आपको ये बात याद रखना है, इसका सूत्र कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान कितना होता है, 10 होता है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, रक्त का pH मान क्या होता है। तो रक्त का pH मान 7.4 होता है। अब 7.4 किसका किसका होता है, मैं आपको बताता हूँ। आपको याद रखना है, रक्त, आंसू, पसीना और लार, रक्त, आंसू, पसीना और लार सबका मान 7.4। देखिए कितना शानदार ट्रिक है, एक प्रश्न से आप 4-5 प्रश्न को कर लो। रक्त, आंसू, पसीना, लार सबका pH मान 7.4, तो ये सबका 7.4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्न में कौन एक संगमरमर का रासायनिक सूत्र है।
देखिए संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो भैया संगमरमर का हम लोग देख लेते हैं पहले। ऑप्शन नंबर डी, ये क्या है, ये तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, संगमरमर नहीं है। CaO, ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है। CaOH के होल टू सोडियम, हाँ ये भी नहीं है। CaCO3, ये हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। और इसी को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, खड़िया, क्या कहते हैं, खड़िया कहते हैं, या चूना संगमरमर कहते हैं, संगमरमर कहते हैं, या खल्ली कहते हैं। तो आपको ये बात याद रखना है, या चूना कहते हैं, आपको ये बात याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है, टमाटर और अमरूद में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो आपको पता होगा कि टमाटर में भैया ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है। फिर अमरूद में भी दोस्तों यही अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल। तो टमाटर और अमरूद दोनों में ऑक्जेलिक अम्ल कहीं दिख रहा है, ऑप्शन क्या नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में हमको दिख रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए मैं और भी आपको बताता हूँ। मौलिक अम्ल दरअसल यहाँ लिखा गया है, लिखाना चाहिए मैलिक अम्ल, क्या लिखाना चाहिए, मैलिक अम्ल लिखाना चाहिए। तो मैलिक अम्ल पूछेगा किसमें पाया जाता है, तो याद रखना सेब होता है महंगा, इसलिए सेब क्या बिक रहा है, महंगा, तो मैलिक अम्ल, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मैलिक अम्ल किसमें पाया जाता है, सेब में भैया पाया जाता है। आपको ये बात याद रखना है। साइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो साइट्रिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, स से साइट्रिक, स से सिरका। तो सिरका में पूछेगा कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। और एसिटिक अम्ल पूछेगा किसमें पाया जाता है, एसिटिक अम्ल, तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है इमली में, खट्टे पदार्थ में, किसमें, इमली और अधिकांश खट्टे पदार्थ में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। और एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है, इमली में। चलिए इमली खाने के बाद दांत टर टर करता है, तो इसमें इमली में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, टार्ट्रिक अम्ल, सॉरी दोस्तों इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा, टार्ट्रिक अम्ल पूछेगा किसमें पाया जाता है, तो इमली में पाया जाता है, क्योंकि इमली खाने के बाद दांत टर टर करता है, तो टार्ट्रिक अम्ल आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने में है, चींटी और मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। चींटी और मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो चींटी और मधुमक्खी के डंक में चींटी जब आपको जब काटता है तो आपको कौन सा अम्ल देता है, फॉर्मिक अम्ल दे देता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा मैं और भी आपको बताता हूँ, ऑक्जेलिक अम्ल अभी भी जस्ट बताया टमाटर में, टार्ट्रिक अम्ल अभी जस्ट मैंने आपको डिस्कशन में बताया, इमली खाने के बाद में जब खट्टा लगता है तो दांत टर टर करता है, तो टार्ट्रिक अम्ल आपको ऐसे याद रख लेना है। अच्छा मैं और भी बात बताता हूँ दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बताता हूँ दोस्तों। मधुमक्खी के छत्ते से दोस्तों हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, शहद, क्या प्राप्त करते हैं, शहद प्राप्त करते हैं। और शहद का उपयोग दोस्तों हम लोग कहाँ करते हैं, शहद का उपयोग औषधि बनाने में करते हैं, औषधि बनाने में करते हैं और धिया पुता को खिलाते हैं दोस्तों। मतलब छोटे छोटे बच्चे को आप लोग शहद खिलाते हैं जब सर्दी लगता है, खांसी लगता है, तो यानी औषधि के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है ना। तो शहद आपको याद रखना कि मधुमक्खी जो होता है दोस्तों, मधुमक्खी आपको 3 टाइप का दिखेगा। मधुमक्खी कितना टाइप का दिखेगा, मधुमक्खी 3 टाइप का होता है। किसी भी छत्ता में जो भिनभिनाते रहता है 3 टाइप का रहता है। एक आपको दिखेगा नर मधुमक्खी, क्या दिखेगा, नर मधुमक्खी, और एक दिखेगा मादा मधुमक्खी, और एक दिखेगा नपुंसक मधुमक्खी, क्या दिखेगा, नपुंसक मधुमक्खी। जो नर मधुमक्खी है दोस्तों ये याद रखना, इसका संख्या कितना होता है, 2 से 8 होता है, कितना होता है। और मादा जो महिला होती है इसकी संख्या केवल 1 होता है, जिसको हम लोग रानी मक्खी कहते हैं, क्या कहते हैं, रानी मक्खी कहते हैं। और बाद बाकी जो 8 से 10 दोस्तों क्या होता है, हाँ अब बाद बाकी जो बच गया वो सब क्या होता है, नपुंसक मक्खी होता है उस छत्ता में। अच्छा अब से क्वेश्चन दोस्तों देखिए क्या पूछा गया था, मैं एक बार एग्जाम देने के लिए गया था रेलवे का, तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि मधुमक्खी को दोस्तों 1 केजी शहद बनाने में मधुमक्खी को कितना फूलों का रस चूसना पड़ता है, तो आपको बताना है 40 लाख फूलों का रस चूसना पड़ता है। तो 40 लाख अप्रोक्स फूलों का रस चूसना पड़ता है, तब 1 किलो शहद मिलता है। सोचिए कितना टफ का बात है, उसके लिए आप लोग कितना निर्दयी से उसको काट लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न आपके सामने में है, जैतून का तेल में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो जैतून का तेल में हम लोग
ओलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी में पाया जाता है। फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रकाश की किरण गमन करती है, तो प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। कहाँ करती है, सीधी रेखा में। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, प्रकाश पूछेगा क्या है, बताना है। प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश पूछेगा और क्या है, प्रकाश एक तरंग है। क्या है, तरंग है। यह बात पूछेगा कौन कहा था, तो हाइगेंस ने। कौन कहा था, हाइगेंस ने कहा था। फिर कहेगा प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक कण है। पूछेगा यह बात कौन कहा था, तो यह बात न्यूटन ने कहा था। कौन कहा था, न्यूटन ने कहा था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। बच्चों, प्रकाश का वेग आप लोग फटाफट बताइए कि न्यूनतम कहाँ होता है। तो प्रकाश का सबसे अधिक वेग जो होता है दोस्तों, निर्वात में होता है। निर्वात में कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, निर्वात में। अच्छा, उसके बाद होता है जल में। जल में पूछे कितना होता है, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिर उसके बाद में दोस्तों होता है कांच में। कांच में पूछेगा कितना होता है, कांच में होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिर उसके बाद दोस्तों कम होता है नायलॉन में। किसमें होता है, नायलॉन में। नायलॉन में होता है 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो दोस्तों निर्वात और वायु में बराबरी होता है। निर्वात वायु एक ही बात हुआ, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो कहता है प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, मतलब अच्छा न्यूनतम न पूछ रहा है, सबसे कम होता है। तो देख लीजिए, अभी भी मैं आपको किसमें बता चुका हूँ। सबसे अधिक निर्वात में होता है, फिर उसके बाद में जल में होता है, फिर उसके बाद में कांच में होता है। तो इस ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर कांच आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, कांच हो जाएगा। नायलॉन तो है ही नहीं ऑप्शन में, रहता तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं दिया है तो और अच्छा है आपके लिए, और इजी हो गया। 3 को था, लेकिन ऑप्शन में आपको ये चारों अगर आप याद रख लेते हैं, ऑप्शन में यही चारों रहता है दोस्तों। आपको ये 4 को याद रख लेते हैं तो ये प्रश्न से आपको छुटकारा मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने क्या लगा रहता है भैया, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है उत्तल दर्पण। क्या लगा रहता है, उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इस दर्पण का प्रयोग दोस्तों क्या किया जाता है, दूर के वस्तु का प्रतिबिंब को नज़दीक में देखने के लिए किया जाता है। और उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों की फोकस दूरी पूछेगा क्या होता है, तो धनात्मक होता है। उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों का फोकस दूरी धनात्मक होता है। और अवतल दर्पण और अवतल लेंस और इसका फोकस दूरी पूछेगा क्या होता है, तो ऋणात्मक होता है। आपको ये बात याद रखना है दोस्तों। यहाँ साउंड का प्रॉब्लम है, इसलिए मैं आज यहीं पे इस वीडियो को रोक रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और रोज क्लास का PDF आपका टेलीग्राम चैनल इतिहास 99 पर अपलोड हो जाता है, वहाँ से आप वीडियो का PDF ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।